नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने पोइट्री स्टार्ट कर रखी है और आज हम उसके लिए फोर्थ पोएम करेंगे। पोएम का नाम है ओ टू द वेस्ट विंड। ओ टू द वेस्ट विंड, जिसको बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट पी.बी. शैले ने लिखा है। देखिए, थोड़ी सी पी.बी. शैले के बारे में अपने डिस्कस कर लें कि पी.बी. शैले का जन्म 4 अगस्त 1792 में हॉर्शम सुसेक्स इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, 4 अगस्त 1792 हॉर्शम सुसेक्स इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ और मेरे 29 की एज में, सिर्फ 29 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। 8 जुलाई 1822 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको रोमांटिक पोएट माना जाता है क्योंकि ये रोमांटिक एज में इनका जन्म हुआ और इनका जो लिखने का स्टाइल था वो भी रोमांटिक मूवमेंट के अकॉर्डिंग था। अब देखिए, लिटरेरी मूवमेंट क्या है, रोमांटिसिज्म से ये बिलोंग करते थे। इनकी शादी हैरियट वेस्टब्रुक से हुई थी 1811 में। 1811 में इनकी शादी हैरियट वेस्टब्रुक से हुई थी और 1816 में इनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इनकी फर्स्ट वाइफ की मौत हो गई थी। उसके बाद इन्होंने उसी साल 1816 में शादी की मैरी शैले से। देखो, मैरी शैले एक फेमस वर्क फ्रैंकेनस्टाइन उनकी राइटर है। मैरी शैले ने एक फेमस वर्क लिखा है फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि पी.बी. शैले की वाइफ थी मैरी शैले। ओके, याद रख लेना। जनरली इसकी एक ओड के रूप में, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है कि ओ टू द वेस्ट विंड, तो जनरली इसकी है ओड। कौन सी ओड है? इरेगुलर ओड। 3 तरह की ओड होती हैं, ओरेशन, पिंडारिक और इरेगुलर। तो ये कौन सी ओड है? इरेगुलर ओड है। इसकी जो राइम स्कीम है, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी, ए ए, ये 3 लाइनों की राइम स्कीम बनाई हुई है और इसी को हम क्या देते हैं? टर्सा रीमा। टर्सा रीमा। ठीक है, राइम स्कीम जब अपने पोएम करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इसको टर्सा रीमा में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 5 कांटोज हैं, कह सकते हैं 5 पार्ट हैं। देखो, 5 पार्ट हैं और हर पार्ट में 14 लाइन्स हैं। ठीक है, 14 लाइन्स का एक पार्ट है और टोटल 5 कांटोज हैं और इनमें से 3 कांटोज की थीम अलग है और 2 कांटोज की थीम अलग है। देखिए, फर्स्ट 3 कैंटोज है, इसमें पोएट ने विंड की पावर को बताया है, उसको डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर कहा है। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर कहा है कि वो ही नाश करने वाली है और वो ही जन्म देने वाली है। वही नई चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने वाली है, नई चीज़ों को जन्म देने वाली है। और लास्ट 2 कैंटोस एक प्रेयर के रूप में है, एक रिक्वेस्ट के रूप में है। ये जो ओड है एक प्रेयर के रूप में लिखी हुई है। लास्ट 2 कैंटोस में पोएट विंड से कन्वर्सेशन करता है, उससे प्रेयर करता है। तो लास्ट 2 कैंटोस की थीम ये है। ये पब्लिश्ड हुई थी 1819 में, फ्लोरेंस इन इटली। 1819 में इटली के फ्लोरेंस जगह पे ये पब्लिश हुई थी। अब देखिए, ये जो पोएम लिखी गई है ये फ्लोरेंस के जंगलों के आसपास ही लिखी गई है, क्योंकि फ्लोरेंस में एक जगह थी जिसको चारों ओर से जंगलों ने घेरा हुआ था और वहाँ वेस्ट विंड चलती थी और उसी वेस्ट विंड को संबोधित ये कविता लिखी गई है। तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट का दीजिए स्क्रीनशॉट, हम करते हैं पोएम स्टार्ट इसके बाद। चलिए, अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट कैंटो, इसको एनालिसिस करते हैं फर्स्ट कैंटो का। तो पोएट पी.बी. शैले पोएम को स्टार्ट करता है, आह्वान करते हुए, हवा का आह्वान करते हुए पोएम को स्टार्ट करता है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, द ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड। तो हवा का आह्वान करते हुए क्या कहता है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। वाइल्ड का मतलब यहाँ है अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अनियंत्रित। वेस्ट विंड, पश्चिम से चलने वाली हवा,
दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, तुम ऑटम सीजन की सांसें हो, तुम्हारे बिना ऑटम सीजन कुछ भी नहीं है। दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, तुम ऐसी हो कि तुम्हारा स्वरूप देखा नहीं जा सकता, तुम अनसीन हो, एक अनसीन पावर ऑफ नेचर हो तुम। द लीव्स डेड आर ड्राइवन, तुम अनसीन हो, तुम जब आती हो तो पता नहीं चलता, लेकिन जब मृत पत्तियां, सूखी हुई पत्तियां, ड्राइवन, तुम्हारे चलने के साथ साथ उड़ती हुई जाती हैं। लाइक गोस्ट फ्रॉम एन्चांटेड फ्लिंग, जैसे कि भूत भागते हैं। एन्चांटर फ्लिंग, एन्चांटर होता है एक जादूगर, एक मैजिशियन, एक तांत्रिक जो भूतों को अपने वश में कर लेता है, तो उसको देखकर भूत भागते हैं। तो जैसे उस जादूगर को, उस मैजिशियन को देखकर भूत भागते हैं वैसे ही तुम्हारे आने से सूखी पत्तियां उठकर भागने लग जाती हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, और यहाँ उस पत्तियों के रंग बताए हैं, कुछ सूखी पड़कर पीली पड़ जाती हैं, कुछ बिल्कुल ज़्यादा सूख जाती हैं, काली हो जाती हैं, और कुछ हल्की पीली होती हैं, और कुछ हेक्टिक रेड, हल्की लाल रंग की पत्तियां। तो रंग बिरंगी पत्तियां हैं जो सूखकर अलग अलग रंगों की हो जाती हैं, तुम्हारे आने से वो उड़कर चली जाती हैं। देखिए ये 4 लाइनें की हैं, पहले इनमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, डब्ल्यू की रिपीटेशन हो रही है, तो यहां क्या होगा? अलिट्रेशन, ओके, अनुप्रास अलंकार। डब्ल्यू की रिपीटेशन हो रही है, यहां हवा का आह्वान किया जा रहा है, और जब किसी म्यूज का या किसी भी चीज का आह्वान करके बुलाया जाता है तो वहां एक यूज होता है एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफी। यहां हवा का आह्वान हो रहा है, इसलिए यहां पर एपोस्ट्रोफी भी यूज हो रही है। और थर्ड इसमें टर्म यूज हो रहा है पर्सोनिफिकेशन, एक इंसान के समान पुकारा जा रहा है उसको, पर्सोनिफिकेशन। ये अनसीन पावर है, ठीक है, उसको बताया जा रहा है कि ये सांसें हैं, ठीक है, ऑटम की सांसें हैं। ऑटम एक इंसान के समान और उसकी सांसों के समान बताया है। तो यहां पर 3 फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहे हैं। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, कि तुम्हारी जो स्वरूप है तुम्हें देखा नहीं जा सकता। द लीव्स डेड, ये देखिए दोनों वर्ड्स, लीव्स डेड, आपने डेड लीव्स सुना होगा, ये लीव्स डेड है, ठीक है। इस पोएम की राइम स्कीम को बनाने के लिए डेड लीव्स की जगह लीव्स डेड यूज किया गया है। तो यहां क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन क्या होता है? उल्टे लिख देना, शब्दों को उलट किया हुआ है। डेड लीव्स को लीव्स डेड लिखा हुआ है, तो यहां फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है इन्वर्जन। आर ड्राइवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन्चांटेड फ्लिंग, येलो ब्लैक, यहां देखिए, आर ड्राइवन लाइक गोस्ट, भूतों के समान पत्तियां उड़ती हैं, तो पत्तियों और भूतों में कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है लाइक से, तो यहां होगी सिमिली, ओके। तो आर ड्राइवन लाइक अ गोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लिंग, येलो एंड ब्लैक एंड पेल हेक्टिक रेड, ये पत्तियों के रंग बताए हैं। तो यहां तक समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं, ये पत्तियां उड़ती कैसे हैं जब हवा आती है? पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड होती है मोब, भीड़। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन, स्ट्रिकन होता है ग्रसित, और पेस्टिलेंस होती है छूत की बीमारी। जैसे छूत की बीमारी से ग्रसित भीड़ भागती है ना, जब कोई महामारी फैलती है, एपिडेमिक फैलती है, या ऐसा लगता है कि छूत की बीमारी से ग्रसित भीड़ भाग रही है, दौड़ रही है। यहाँ एक ऐसा सीन बताया गया है कि जो डेड थिंग्स हैं, ठीक है, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है, हवा उनको साथ उठाकर ले जा रही है, क्योंकि वो साथ उड़ाकर ले जाएगी तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो जैसे छूत की बीमारी से ग्रस्त लोगों की भीड़ भाग रही है, वैसे वो पत्तियां भाग रही हैं, सूखी पत्तियां, वो डेड आइडियाज़ हैं, मृत विचार हैं, और वो अंधविश्वास हैं, वो रूढ़िवादिताएं हैं जो उस समय समाज में फैली हुई थी, उनको साथ बहा कर ले जा रही है। ऐसा कुछ आइडिया देना चाहता है इस पोएम में। और फर्स्ट 3 कैंटोज में सिर्फ उन्होंने पावर को बताया, वो क्या कर सकती है, ठीक है। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड, ओ दाओ, देखो
अब यहाँ अलिट्रेशन हो रहा है। आप कहेंगे सर फर्स्ट वर्ड कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है तो अलिट्रेशन कैसे हो रहा है? जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड्स, सैड की रिपीटेशन, पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड्स, सैड की आवृत्ति बार बार हो रही है, एस की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ अलिट्रेशन है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट वर्ड ही मिलते हों, ठीक है। इसका फर्स्ट और स्ट्रेस लेवल विद इन द वर्ड, स्ट्रेस लेवल की जो राइम स्कीम है वो मिलती हो या उनका साउंड मिलता हो, ध्वनि मिलती हो, तब भी हम कह सकते हैं अलिट्रेशन है। तो पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड हु चैरिटेस टू दियर डार्क विंट्री बेड, तो ये क्या करती है? उन मृत पत्तियों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, रथ में बिठाकर, चैरिटेस्ट रथ में बिठाकर, टू दियर डार्क विंट्री बेड, उनके अंधकार भरे विंट्री बेड पर। यहां विंट्री बेड का मतलब ये है कि जहां वो सोए रहते हैं विंटर सीजन में, यहां जहां पर वो सोए रहते हैं। देखो पत्तियों को, ठीक है, विंट्री बेड पर जाकर लिटा देती है, ठीक है। द विंग्ड सीड, द विंग्ड सीड, पत्तियां साथ जाती हैं और पत्तियों के साथ साथ क्या होते हैं? विंग्ड सीड, पंखों वाले बीज, और बीजों के पंख नहीं लगे हुए हैं, बीजों के पंख नहीं लगे हुए हैं। यहां सिर्फ इतना बताया गया है कि हवा चलती है तो जो पत्तियां उड़ती हैं, पत्तियों के साथ बीज भी उड़ के जाते हैं, ऐसा लगता है कि मानो उनके पंख लग गए हों। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और विंटरी बेड में जाकर उन बीजों को लिटा दिया था और वहां पर वो ठंडे स्थान पर और नीचे दफन रहते हैं, दबे रहते हैं। ईच लाइक कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, जैसे कि एक ग्रेव में, एक कब्र में कोई लाश दफन रहती है, वैसे ही ये बीज मिट्टी में दफन रहते हैं, वो ठंडे स्थान में दफन रहते हैं। अंटिल, कब तक वो दफन रहते हैं? दाइन एज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शेल ब्लो, जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं आता, क्योंकि स्प्रिंग सीजन आता है तो वो बीज क्या है, बीजों से पौधे लगेंगे, कलियां खिलेंगी, तभी तो वो पनपेंगे। तो जब स्प्रिंग सीजन आता है तो बर्ड्स होती हैं वो खिल जाती हैं, तो तब तक वो बीज अंदर जमीन में कब्र के समान दफन रहते हैं, जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं आता। स्प्रिंग सीजन आता है तो वो बीज पौधे बन जाते हैं, उन पर क्या है, कलियां लग जाती हैं और फूल खिलने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया था ये 4 लाइंस कि पत्तियों को उड़ाकर ऐसे ले जाती है जैसे कि कोई जादूगर भूतों को भगा देता है, ठीक है। ओ दाउ हु चैरिटेस्ट टू दियर डार्क विंट्री बेड द विंग्ड सीड वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, कि तुम अपने साथ पत्तियों को तो ले जाती हो, साथ में बीजों को भी ले जाती हो, जिनको जाकर तुम उस बेड में, ठंडे बेड में जाकर लिटा देती हो, जहां पर वो उस समय तक मौजूद रहते हैं जब तक दाइन एज्योर सिस्टर, ठंडी हवा, एज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु में चलने वाली, ये वेस्ट विंड की ही एक सिस्टर है, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन में बहने वाली हवा की सिस्टर, स्प्रिंग सीजन में जो हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, जब तक वो नहीं बहते तब तक वो बीज अंदर दफन रहते हैं, ठीक है। तो देखिए विंग सीड मेटाफोर, ठीक है, पंखों वाले बीज, पंखों, उनमें क्वालिटी ट्रांसफर कर दी गई है, तो मेटाफोर। यहां पर दाइन एज्योर सिस्टर इंसान के समान बताया है, पर्सोनिफिकेशन, हवा को इंसान के समान बताया है तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, ध्यान रख लेना। साथ के साथ ये चीजें समझ लेना तो अच्छे से याद हो जाएंगी। दाइन एज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शैल ब्लो हर क्लोरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल with living hues and adores plain and hill। ये लाइन मैंने नहीं पढ़ी है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं पढ़ी। देखो वो बीज तब तक वहां रहते हैं, तब तक जब तक तुम्हारी एज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, ठंडी हवा, स्प्रिंग सीजन में चलने वाली हवा नहीं आती और आकर ब्लो करती, ब्लो होता है बजाना, हर क्लोरियन एक ट्रम्पेट, एक शंखनाद कह सकते हैं या एक ट्रम्पेट कह सकते हैं, मतलब एक वाद्य यंत्र का उच्चारण नहीं करती, मतलब जब ये हवा चलती है तो शोर उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, जब तक वो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती तब तक। ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, ड्रीमिंग अर्थ सोई हुई धरती, क्योंकि बीज उसमें दफन है,
धरती खुशहाल नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है मानो सोई हुई हो। लेकिन जब वो बीज पौधे बन जाएंगे, उन पर फूल लग जाएंगे, हवा चलेगी, वो पौधे हिलेंगे, तो वो धरती नींद से जाग जाएगी। तो बोई हुई धरती को सोई हुई धरती के समान बताया है कि जब तक ये आकर उसको जगाती नहीं है, तो बसंत ऋतु में जो हवा चलती है धरती को जगा देती है। बसंत ऋतु में हवा चलने का मतलब है बसंत ऋतु आती है तो धरती पर पेड़ पौधे लग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो धरती नींद से जाग गई हो। ठीक है, अपना ट्रम्पेट बजाकर ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, सोई हुई सपने में खोई हुई धरती पर, एंड फिल विद लिविंग ह्यू, सजीव रंगों से भर देती है, एंड अडोर्स प्लेन एंड हिल, पहाड़ियों को और समतल भूमि को, जो मैदानी क्षेत्र है, जो पहाड़ियां हैं, उनको रंगों से और खुशबू से भर देती है। देखो जब स्प्रिंग सीजन आता है तो रंगों से और खुशबू से कैसे भरते हैं, फूल खिल जाते हैं और फूलों में रंग बिरंगे फूल होंगे तो रंगों से भर जाएगी पहाड़ियां और मैदानी क्षेत्र, और उन फूलों से जो खुशबू आएगी तो अडोर से भर जाएंगे, अडोर से भर जाएंगे। तो इस तरीके से जब स्प्रिंग सीजन आता है तो चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और क्या होगा, खुशबू फैल जाएगी। ठीक है, वाई, अब देखो ये लाइन छोड़ी थी मैंने क्योंकि इसके बाद ये लाइन पढ़नी है, ये सिर्फ इसकी राइम स्कीम बनाने के लिए लाइन ब्रैकेट में लिखी गई है। ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड द एयर, मतलब ये जो स्वीट बर्ड्स हैं, मधुर कलियां हैं, ये हवा आकर उनको हिलाएगी। फीड द एयर, ये हवा आकर उनको हिलाएगी। बस इतना सा ही है इसका मीन्स। ठीक है, वाइल्ड स्पिरिट, अनियंत्रित आत्मा। वाइल्ड स्पिरिट, यहाँ वाइल्ड का मतलब जंगली नहीं है, अनियंत्रित है, अनकंट्रोलेबल स्पिरिट, कि तुम किसी के नियंत्रण में आने वाली नहीं हो, तुम अनकंट्रोलेबल हो। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, तुम्हारा जो स्वरूप है हर जगह है, मतलब तुम हर जगह मौजूद हो। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, क्योंकि ये जो वेस्ट विंड है हर जगह चलती है, हर जगह विद्यमान है। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, रक्षक और भक्षक, डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर, यही तो नाश करती है और यही जीवन को प्रिजर्व करती है। देखो हवा ने दो काम किए थे, आपने शुरू में देखा कि जो सूखी पत्तियां थी, जो बीज थे, उनको उड़ाकर ले गई, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, उन बीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन पत्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले गई, और उसके साथ जो बीज गए वो एक मिट्टी में दफन हो गए। मिट्टी में दफन हुए तो स्प्रिंग सीजन में वापस नए पौधे लगाए। तो दोनों काम कर दिए ना, डिस्ट्रॉयर का काम भी कर दिया और प्रिजर्व का काम भी कर दिया। इसमें बहुत ही गहरा अर्थ छिपा हुआ है डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर में। गहरा अर्थ ये है कि जो डेड थिंग्स हैं उनको तो डिस्ट्रॉय कर दो, और जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको प्रिजर्व करो, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो, जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर दो, जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करने वाली है। जैसे जैसे समय बीतेगा तो पुरानी चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, नई चीज़ें प्रिजर्व होती जाएंगी। हियर ओ हियर, उनको आह्वान करते हुए कह रहा है कि सुनो ए हवा सुनो। अब देखो दो चीज़ और, एक तो हियर का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन तो समझ आ जाएगा। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, यहाँ पर पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, क्योंकि जब दो अपोजिट टर्म एक दूसरे के अगेंस्ट सेट किए होते हैं। पैराडॉक्स क्या होता है, जब दो अपोजिट टर्म एक दूसरे के अगेंस्ट सेट किए हुए फॉर द सेक ऑफ इंप्रेसिवनेस, किसी सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाने के लिए, वहां होता है पैराडॉक्स। तो डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट कांटो। इस फर्स्ट कैंटो में क्या बताया गया है कि हवा की ताकत के बारे में बताया गया है। जब ये हवा चलती है तो पत्तियां अपने साथ ले जाती है, पत्तियों के साथ बीज भी जाते हैं। जो बीज किसी जगह पर जाते हैं वो दफन हो जाते हैं। जब बीज दफन हो जाते हैं तो स्प्रिंग सीजन आता है, उसमें वो पौधे बन जाते हैं, फूल खिल जाते हैं और पहाड़ियों को, मैदानी भागों को फूलों से, फूलों के रंगों से और खुशबू से भर देती है ये हवा। ये हवा हर जगह मौजूद है, ये डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। ये था फर्स्ट कैंटो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड कैंटो पर चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका कैंटो सेकंड। देखो कैंटो सेकंड में पेबी शैली क्या कहते हैं।
दाउ हुज प्रेजेंस मिड द स्टीप स्काई कमोशन। दाउ वापिस विंड को कह रहा है, वेस्ट विंड को कह रहा है कि तुम, हुज प्रेजेंस जिसकी उपस्थिति से, मिड द स्टीप स्काई कमोशन जो झुका हुआ आसमान है, स्टीप स्काई इस तरीके से जो झुका हुआ आसमान है वहां पर शोरगुल उत्पन्न करती है। मतलब तुम्हारी जो प्रेजेंस जब आसमान में होती है तो वहां अशांति उत्पन्न हो जाती है, शोरगुल हो जाता है, क्योंकि आसमान में जब हवा जाएगी तो बादल आपस में टकराएंगे, बादलों को उड़ाएगी और आपस में टकराएंगे तो अशांति उत्पन्न होगी। तो दाओ हुज प्रेजेंस मिड द स्टीप स्काई कमोशन। देखिए फर्स्ट कांटो में हवा का वर्क, हवा की पावर बताई थी, वेस्ट विंड की पावर बताई थी अर्थ पर। अब सेकेंड कैंटो में वो चला गया है आसमान में, कि आसमान में वेस्ट विंड जो है क्या करती है। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। यहां कंपैरिजन कर रहा है, वापस सिमिली यूज हो रही है, कंपैरिजन कर रहा है कि जैसे धरती पर पत्तियों को हिलाकर नीचे गिरा दिया था, वैसे ही लूज क्लाउड्स को, बिखरे हुए बादलों को, लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, जिस प्रकार से पत्तियां जमीन पर नीचे गिरा दी थी हवा ने, वैसे ही आसमान में जो बिखरे हुए बादल हैं उनको बिखेर देती है, उनको इधर उधर भेज देती है। दाउ हुज प्रेजेंस मिड स्टीप स्काई कमोशन, आपस में टकराते हैं, शोर करते हैं, इधर उधर हवा के साथ बादल उड़ने लग जाते हैं। लूज क्लाउड लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, तो बादल नीचे आते हैं जैसे कि पत्तियां गिर रही हों। शोक फ्रॉम द टैंगल्ड बोग ऑफ हेवन एंड ओशियन। अब देखो हेवन एंड ओशियन, शोक फ्रॉम, शोक होता है हिलाना, शेक करना, टैंगल्ड बॉक्स उलझी हुई शाखाएं, ऑफ हेवन एंड ओशियन, ये दोनों क्यों वर्ड यूज किए, हेवन एंड ओशियन। ऐसा पेड़, आसमान में ऐसा पेड़ बता रहा है पोएट कि जिसकी जो जड़ें हैं वो तो हैं समुंदर में और जिसकी शाखाएं हैं वो आसमान में फैली हुई हैं। तो हवा क्या करती है, उनको हिला देती है, उसकी टहनियों को हिला देती है, तो बादल पत्तियों के समान नीचे गिरते हैं। शोक फ्रॉम द टैंगल्ड बॉक्स ऑफ हेवन एंड ओशियन, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। जैसे कि बरसात और बिजली के जो देवता हैं वो क्या करते हैं, उन पेड़ों की टहनियों को हिला रहे हैं। ऐसा प्रतीत, जब हवा चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बरसात और बिजली के जो देवता हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, टहनियों को हिला रहे हैं, और जिससे क्या है, बादलों रूपी पत्तियां नीचे गिर रही हैं। ओके, देयर आर स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ ब्लू दाइन एरी सर्ज। तब क्या होता है, जब ये बादल नीचे आते हैं, पत्तियों के समान गिरते हैं, तब क्या होता है, देयर आर स्प्रेड, वहां फैल जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ ब्लू दाइन, कि आसमान का जो सरफेस है, नीला आसमान है, उसके अंदर दाइन एरी सर्ज, सर्ज होता है उफान आना किसी चीज में, तो तुम्हारा उफान, तुम्हारी ताकत पूरे आसमान में फैल जाती है। ऑन द सरफेस ऑफ ब्लू, सरफेस ऑफ ब्लू कहा गया है आसमान को, दाइन एरी सर्ज, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जो उफान है पूरे आसमान में फैल जाता है। लाइक द ब्राइट हेयर्स अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायरस मीनेंट, मतलब हवा बादलों को ऐसे बिखेर देती है, ऐसे कर देती है जैसे कि किसी स्त्री, एक मीनेंट, एक पुजारन, एक वर्शिपर है जो वाइन गॉड डायनसिस, ग्रीक मैथोलॉजी में वाइन गॉड, वाइन गॉड का नाम लिख लीजिए आप, गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ वाइन, डायनोसिस। ठीक है, कुछ लोग इसको बक्कस भी लिखते हैं लेकिन डायनोसिस है, गॉड ऑफ वाइन, डायनोसिस। और उनकी एक वर्शिपर थी, ठीक है, उनको कहा गया है मीनेट, मीनेट। ओके, तो आसमान में जो बादल बिखरे हुए हैं वो सिर्फ कंपेयर कर रहा है कि वो बादल कैसे लग रहे हैं, यहां सिमिली का यूज हो रहा है, कंपेयर कर रहा है कि जैसे लाइक द ब्राइट हेयर्स अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायरस मीनेट, जैसे उस स्त्री के, उस पुजारिन के
बाल बिखरे हुए हैं। फायरस का मतलब है क्रोधित, बहुत ज़्यादा गुस्से में आई हुई है, बहुत ही क्रोधित है, और उनके बाल जैसे हवा में उड़ रहे हैं, बिखरे हुए हैं। तो वैसे बादलों को बिखेर रखा है किसने? वेस्ट विंड ने। आसमान में वेस्ट विंड ने ये कर रखा है। एवर फ्रॉम द डेम वर्ज, यहाँ तक कि जो धुंधला सा किनारा है, वर्ज समुद्री किनारा, धुंधला सा किनारा है, ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ हाइट। जेनिथ हाइट होता है आसमान का सबसे उच्चतम बिंदु, आसमान का सबसे उच्चतम बिंदु है जेनिथ हाइट। देखिए हवा क्या करती है, बादलों को ऐसे बिखेर देती है जैसे कि एक मीनैंड, एक पुजारिन जो कि गॉड ऑफ वाइन डायनोसिस की पुजारिन है, उनके बाल क्रोध में आकर उसके बाल बिखरे होते हैं, और ये हवा बादलों को कहां से कहां तक ले जाती है, कहां तक बिखेर देती है। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ हॉरिजन टू द जेनिथ हाइट, मतलब समुंदर का जो किनारा है, हॉरिजन कहते हैं क्षितिज को, ठीक है, जहां आसमान और समुंदर या आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं, समुंदर और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, वहां पर हम कह देते हैं हॉरिजन है। तो हॉरिजन से लेकर, हॉरिजन समुद्र के किनारे से लेकर उस निम्नतम बिंदु से लेकर उच्चतम बिंदु तक बादलों को बिखेर देती है ये हवा। ओके, द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्ट्रॉम, तुम आने वाले तूफान की लटें हो, लॉक्स हो, जैसे उस फायरस मीनेंट के बाल हैं, बिखरे हुए बाल हैं, तो आने वाले तूफान की लटें हो, क्योंकि तुमने अपना प्रवाह तेज कर दिया तो वो तूफान बन जाएगा। ओके, द डिर्ज ऑफ डाइंग ईयर, और तुम ही डिर्ज, डिर्ज का मतलब होता है शोक गीत, तुम समाप्त होने वाले साल का शोक गीत हो, मतलब जैसे जैसे साल समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारी आवाज ऐसे लगेगी कि तुम उसका शोक गीत हो। डिर्ज ऑफ डाइंग ईयर, टू which think closing night will be the dawn of our sepulture, to which this closing night, जिसके लिए ये आज समाप्त होने वाली रात, will be the dome of vast sepulture, डोम होता है गुंबद और सेपुलेचर होता है कब्रगाह, कब्र। तो जैसे कोई कब्र में किसी को दफना दिया जाता है तो उसके ऊपर एक गुंबद बना दिया जाता है जो सभी बरसात बिजली सबसे उसकी रक्षा करता है, तो वो गुंबद बना दिया जाता है। तो तुम क्या हो, इस खत्म होते हुए समाप्त होते हुए साल का एक शोक गीत हो। दाओ डेज ऑफ डाइंग ईयर, तुम इस समाप्त होते हुए वर्ष का शोक गीत हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डॉम ऑफ वास्ट सेपुलेचर, कि ये जो आज की रात है, आज की रात एक गुंबद का काम करेगी उस मरते हुए साल की कब्र के रूप में। ये साल खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा, नया साल आएगा, और आज की रात क्या है, उस समाप्त होते हुए साल के लिए गुंबद का काम करेगी। वॉल्टेड विद ऑल द कॉन्ग्रीगेटेड माइट, कॉन्ग्रीगेटेड माइट का मतलब है कि हवा जो है वाष्प के कणों को इकट्ठा कर कर, बादलों को इकट्ठा कर कर ताकतवर बना देती है, जिससे बरसात होती है। तो ये क्या कर देती है, वॉल्टेड विद ऑल द कॉन्ग्रीगेटेड माइट, अपनी ताकत से वॉलेट कर देती है, इकट्ठा कर देती है सभी को, ऑफ वेपर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमोस्फियर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हियर। देखो, तुम आसमान में जो बादल हैं उनमें वाटर वेपर्स हैं, उनको इकट्ठा कर देती हो, उनको एक मजबूत रूप प्रदान कर देती हो। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारे कारण ही वो बादल जब टकराते हैं बिजली उत्पन्न होती है। कहने का मतलब फायर, ब्लैक रेन एंड हेल, ओले पड़ते हैं, बड़े बड़े बारिश की बूंदें या बर्फ के ओले पड़ते हैं, तो तुम्हारी ताकत के कारण ही ये संभव है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। ओ हियर, कि हे वेस्ट विंड सुनो। एक बार फिर से वो वेस्ट विंड का आह्वान करते हुए कहता है कि सुनो। अब देखिए सेकंड कैंटो में एक मोटी मोटी आपको आइडिया दे देता हूं कि क्या बताया गया है, कि जिस प्रकार से धरती पर ये पत्तियों को उड़ाती थी, डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर थी, उसी प्रकार से आसमान में ये बादलों को बिखेर देती है इधर उधर। बादलों में भी ये डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर है, क्योंकि हवा बादलों में मौजूद होती है, आसमान में मौजूद होती है, तो बरसात आती है। तो बरसात भी क्या है, यूजफुल है। और कभी कभार ये
बिजली का रूप धारण कर लेती है, कभी कभार ओलों का रूप धारण कर लेती है, तो ये डिस्ट्रॉयर भी है। तो हवा आसमान में भी डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर का काम करती है। ये था इसका सेकंड कैंटो। अपने थर्ड कैंटो की ओर चलते हैं, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं ओड टू वेस्ट विंड का कैंटो थर्ड। इसमें पोएट पीबी शैले ने विंड की पावर को बताया है समुंदर में। फर्स्ट कैंटो में बताया था धरती पर, सेकंड कैंटो में बताया था आसमान में, और थर्ड कैंटो में विंड की पावर को, वेस्ट विंड की पावर को बताया है समुंदर के अंदर। तो देखते हैं। दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम द ब्लू मेडिटेरियन where he lay lulled by the coil of his crystalline stream beside a Pernis islet in Bays Bay। देखिए, thou who didst waken from his summer dream, तुमने who didst waken from, जिसने जगा दिया, from his summer dream, अपने गर्मी में जो सपने देख रहा था, समर सीजन में लेटकर सपने देख रहा था, उस सपने से जगा दिया। द ब्लू मेडिटेरियन वेयर ही ले, एक नीला समुंदर जो है वो लेटा हुआ था। वेयर ही ले लर्ल्ड बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, स्ट्रीम होती है छोटी छोटी नदियां, क्रिस्टलाइन साफ पानी की नदियां, कोयल होता है झुंड। तो जहां पर स्वच्छ पानी की नदियों का एक झुंड गिरता था, वहां पर वो उन नदियों की आवाज से सपने में खो गया था और ब्लू मेडिटेरियन सो गया था, और तुमने उसको जगा दिया। बिसाइड ए पर्नस आइली इन बेज बे, तो वो समुंदर कहां सोया हुआ था? पर्नस आइली। पर्नस आइली है एक लावा द्वारा निर्मित टापू, लावा से एक टापू बन गया था, और वहां एक खाड़ी है बेज बे, खाड़ी का नाम है बेज बे। ये नेपल्स पर्वत के पास है। तो उस खाड़ी में बड़े आराम से ब्लू मेडिटेरियन सो रहा था, और वेस्ट विंड आई और उसने इसको जगा दिया। अब देखो बेज बे में क्या हो रहा है, एलिट्रेशन हो रहा है, बे साउंड की रिपीटेशन हो रही है, और यहां पे ब्लू मेडिटेरियन का पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, मानवीकरण हो रहा है, क्योंकि एक इंसान के समान सोया हुआ दिखाया गया है, उसको नींद से जगा दिया। तो यहां पर्सोनिफिकेशन है, यहां पर एलिट्रेशन हो रहा है। याद रख लेना इन चीजों को, ठीक है। एंड सा इन हिज स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, तो जहां पर ब्लू मेडिटेरियन सो रहा था और सपने में क्या देख रहा था? वो महल और मीनारों के सपने देख रहा था जो उसमें दफन हो गई हैं। बहुत सी महल और मीनारों के सपने देख रहा था। क्विरिंग होता है कंपन होना। विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, जैसे ही प्रकाश में दिन, इंटेंसर डे बहुत ज़्यादा प्रकाश, जैसे ही तेज हवा आई और बहुत ज़्यादा प्रकाश के कारण वो कंपन पैदा हुआ और वो जाग गया। ऑल ओवर ग्रो विद एज्योर मॉस, एज्योर मॉस होता है ठंडी काई सी जमी होती है ना, तो उसके किनारों पर ओवरग्रो हो गई थी, बहुत ज्यादा काई जमी हुई थी। एंड फ्लावर सो स्वीट द सेंस फैंस पिक्चरिंग देम, देखो वो समुंदर जो है वो सपने देख रहा है और उसके चारों ओर ठंडी काई जमी हुई है, फ्लावर लगे हुए हैं, तो हवा ने आकर उसको जगा दिया है। बहुत ही ठंडे स्थान पर बेज बे में वो लेटा हुआ था, हवा ने आकर उस शक्तिशाली समुंदर को जगा दिया है। इसका मतलब जो वेस्ट विंड है समुंदर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब यहां तो थी पावर इसकी मेडिटेरियन सी में, यहां है एटलांटिक में, ठीक है। फॉर हुज पाथ द एटलांटिक लेवल पावर क्लीव देमसेल्फ इनटू चैज, देखो फॉर हुज पाथ द एटलांटिक लेवल पावर, मतलब हवा को जो रास्ता है, जब हवा बहती है, वेस्ट विंड चलती है, तो उसने क्या कर दिया, उसकी जो पावर थी उसने अटलांटिक सी जो है उसको भी क्लीव देमसेल्फ, बीच में से चीर दिया इनटू टू चैज, इनटू चैज्म होता है दो भागों में बांट देना, ठीक है। उसको चीर कर ऐसे छोटी छोटी गलियों में बांट दिया, जैसे समुद्र के बीच एक गली हो। जब तेज हवा चल रही है अटलांटिक सी में तो ऐसा लग रहा है कि समुद्र दो भागों में बंट गया है, बीच में से चीरा गया, इतनी पावरफुल हवा चल रही है। ओके, वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स द ओजी वुड्स, ये तो समुद्र के ऊपरी सरफेस पर हवा का प्रभाव था, लेकिन फार बिलो, वाइल फार बिलो द सी,
जो समुद्र के नीचे धरातल में है, बिल्कुल तल में है, ब्लूम्स एंड ओजी वुड्स, वहाँ क्या है वनस्पति, ओजी वुड्स वेजिटेशन को कहा गया है। जंगल, जंगल नहीं है, नीचे जो वेजिटेशन लगी होती है, समुद्री पौधे लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं समुद्र के बीच, उनको कहा है वो खिल उठते हैं। विद वियर सैपलेस फॉलिएज, जिसमें क्या है पत्तियां तो हैं लेकिन उन पत्तियों में रस नहीं है, वो नम तो हैं, वो पत्तियां गीली हैं लेकिन उनमें वो रस नहीं है। ऑफ ओशियन, ठीक है, सैपलेस फॉलिएज ऑफ ओशियन, मतलब उस हवा का, वेस्ट विंड का प्रभाव उन पत्तियों तक पड़ता है। नो दाई वॉइस, उन पत्तियों को, उस वनस्पति को तुम्हारी आवाज का पता चलता है। एंड सडनली ग्रू ग्रे विद फियर, और जैसे ही उस वनस्पति को तुम्हारी आवाज सुनती है तो वो डर से ग्रे हो जाती हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, रंग फीका पड़ जाता है। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पोइल देमसेल्फ, और डर से वो कांपने लगती हैं कि वेस्ट विंड आ गई है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे इसने आसमान में बादलों को टकरा दिया था, धरती पर पेड़ों की पत्तियों को गिरा दिया था, तो हमें भी ये नष्ट कर देगी, हमें भी डिस्ट्रॉय कर देगी, हमारी पत्तियां भी गिर जाएंगी। इस वजह से वेजिटेशन जो है डर जाती है। ओ हियर, फिर से आह्वान करते हुए कहते हैं कि ये आवाज़ सुनो, तुम समुंदर में भी अपनी पावर को दिखाती हो, अपनी शक्ति को दिखाती हो। देखिए ये थे इसके 3 कैंटोस जिसमें विंड की पावर को बताया है। अब पोएट जो है विंड से एक रिक्वेस्ट करेगा, वो क्या रिक्वेस्ट है, विंड से बातचीत कर रहा है, वो हम करेंगे कैंटो 4 एंड कैंटो 5 में। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए इसका कैंटो 4 जो कि मैंने बताया थी, इसका कैंटो 4 जो है वो एक रिक्वेस्ट के रूप में है, एक कन्वर्सेशन के रूप में है, जो कि पोएट हवा से कर रहा है, हवा को बोल के बता रहा है। तो एक रिक्वेस्ट कर रहा है और क्या कह रहा है पोएट, इफ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, कि अगर, इमेजिनेटिव कंडीशन है, ये इमेजिनेशन कर रहा है कि इफ आई वर ए डेड लीफ, अगर मैं मृत पत्ता होता, दाउ माइटेस्ट बियर, मैं तुम्हारी ताकत को सहन कर लेता, कि काश अगर ऐसा होता कि मैं कोई मृत पत्ता होता तो तुम्हारी ताकत को मैं सहन कर लेता, तुम्हारी ताकत को बर्दाश्त कर लेता। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दे, काश मैं एक तेज बादल होता, स्विफ्ट क्लाउड होता जो तुम्हारे साथ उड़ सकता। जितनी स्वतंत्र हवा है उड़ने के लिए, पोएट चाहता है कि काश मैं भी उतना स्वतंत्र होता। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दे, कि मैं उस बादल के समान होता जो तुम्हारे साथ उड़ सकता। अ वेव टू पांट बीनीथ दाई पावर, काश मैं एक लहर होता, एक हवा का झोंका, हवा की लहर होता जो तुम्हारी ताकत के साथ साथ उड़ता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और तुम्हारी ताकत को शेयर करता, मतलब जिधर तुम जाती मैं भी तुम्हारे साथ उड़ के जाता। ओनली लेस फ्री देन दाउ, ये पॉसिबल था कि मेरी ताकत तुमसे थोड़ी कम होती, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी ताकत का हिस्सा तो होता। ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल, कि हे अनियंत्रित हवा, तुम पर किसी का नियंत्रण नहीं है, और मैं भी उस तरीके से उड़ना चाहता हूँ, अनकंट्रोलेबल होना चाहता हूँ। मुझ पर बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत से नियंत्रण हैं, मैं भी स्वतंत्र रूप से तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ। मुझे भी अपने जैसी ताकत दे दो, चाहे तुमसे थोड़ी कम ही दे दो, लेकिन ताकत अपने जैसी दे दो। इफ इवन आई वर इन माई बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स, काश मैं अपने बचपन में होता तो तुम्हारी ये जो वॉन्डरिंग्स है, तुम बिना उद्देश्य के उधर उधर घूम रही हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ता। एज देन वेन आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड, और अगर मैं बचपन में होता तो तुम्हारी स्पीड को आउटस्ट्रिप कर जाता, यानी कि स्पीड में तुम्हें पीछे छोड़ जाता। कि अगर मैं बचपन में होता, तो बचपन में हम स्वतंत्र होते हैं, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होते, तो अगर मैं अपने बचपन में होता तो तुम्हें पीछे छोड़ जाता। स्केयर सीम्ड अ विजन, ये जो दृश्य है, ये जो होना मुझे थोड़ा सा असंभव लगता है, ये विजन मुझे थोड़ी सी असंभव लगती है। आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन एज दस
विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। अगर मुझे ज़रूरत ना होती, मेरी सोर नीड में मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट ना करता, अगर मुझे ज़रूरत ना होती तो मैं अपनी ज़रूरत में तुम्हें रिक्वेस्ट ना करता, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मैं बंधनों में पड़ा हुआ हूँ, मुझे अपने साथ उड़ा के ले चलो। एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। ठीक है, आई वुड नेवर हैव बीन स्ट्रीवन। स्ट्रीवन होता है याचना करना, मांगना, विनती करना। मैं तुम्हारी विनती नहीं करता था अगर मुझे ज़रूरत ना होती। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, कि एक लहर के समान मुझे उठा के ले चलो, एक पत्ते के समान मुझे उड़ा दो। ए लिफ, एक बादल के समान मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ। तो समुंदर की लहर, धरती पर पत्ते और आसमान में बादल की तरह जो स्वतंत्र तुम्हारे साथ उड़ते थे, उनकी तरह मैं उड़ना चाहता हूँ। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी के कंकटों में फंसा हुआ हूँ, कांटों में उलझा हुआ हूँ, बंधनों में उलझा हुआ हूँ, मैं उनसे स्वतंत्र होना चाहता हूँ। आई ब्लेड, और मेरे शरीर से खून निकल रहा है, मैं उन कांटों से घिरा हुआ हूँ जो मुझे चुभ रहे हैं, और उनसे क्या है, मेरा खून निकल रहा है। ए हैवी वेट ऑफ आवर्स है चेन एंड बोर्ड वन लाइक द टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। ए हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेन एंड बोर्ड, एक समय का बहुत भारी बोझ मुझ पे पड़ा है, जिसने मुझे जंजीरों में जकड़ा हुआ है और मैं उस वजन से झुक गया हूँ। वन टू लाइक द टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, मैं भी एक समय था जब तुम्हारी तरह अनकंट्रोलेबल था, अनियंत्रित था। स्विफ्ट, बड़ी तेज गति से दौड़ता था, एंड प्राउड, बड़े गर्व के साथ चलता था। लेकिन मैं अब बहुत से बंधनों में फंस गया हूँ, मैं इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे इन बंधनों से मुक्त कर दो, मुझे अपने साथ उड़ा के ले चलो। यह है इसका काउंट ऑफ 4। लीजिए स्क्रीनशॉट, हम करेंगे काउंट ऑफ 5। चलिए अब देखते हैं कांटो 5 ऑफ दिस पोएम। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है, ये एक अनदर प्रेयर कर रहा है पोएट हवा को, वेस्ट विंड को एक और प्रेयर कर रहा है। वो क्या कहता है कि मेक मी दाई लायरी एवन इज द फॉरेस्ट इज, मुझे भी अपना वाद्य यंत्र बना लो जिससे संगीत उत्पन्न होता है। जैसे फॉरेस्ट के अंदर से तुम गुजरती हो तो एक हवा की गुंजन के साथ, हवा के साथ एक संगीत उत्पन्न होता है, तो मुझे भी अपना वाद्य यंत्र लेरी बना लो, मुझे अपना एक संगीत उत्पन्न करने वाला यंत्र बना दो। वट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, फिर क्या हुआ जो मेरी पत्तियां इस जंगल की पत्तियों के समान झड़ रही हैं। कहने का मतलब उसकी यौवन अवस्था, उसका यूथ जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जैसे पेड़ों की पत्तियां झड़ रही हैं, वैसे उसकी युवावस्था भी कम हो रही है, उसका यौवन भी धीरे धीरे बीत रहा है। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा यौवन समाप्त हो रहा है, लेकिन मुझे अपना संगीत बना लो। द टम्बलेट ऑफ द माइटी हारमोनीज, जो शोरगुल है, जो ध्वनि गूंजती है, माइटी हारमोनी, तुम्हारे शक्तिशाली संगीत के कारण जो तुम जंगल के बीच से गुजरती हो, तो जो संगीत उत्पन्न होता है, विल टेक फ्रॉम बोथ डीप ऑटमनल टोन, तो ये ऑटम सीजन में होने वाले ध्वनि का रूप ले लेती है, संगीत उत्पन्न होने वाले संगीत का रूप ले लेती है। एक लय ताल भी है, एक गीत भी है, और ऑटम सीजन का गीत का रूप भी ले लेती है, ऑटोमनल टोन भी बन जाती है ये। स्वीट दाउ इन सैडनेस, उदासी में भी तुम मधुर लगती हो। कोई उदास होता है तो तुम्हारी आवाज़ जो है उदासी में भी मधुर लगती है। बी दाउ स्पिरिट फायरस, तुम बहुत ही अनकंट्रोलेबल, बहुत ही गुस्से वाली आत्मा लगती हो जब तुम धरती, समुंदर और आसमान में अपनी पावर को दिखाती हो। तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारा जोश जो है बहुत अत्यधिक है। माई स्पिरिट, तुम्हारी अंतरात्मा को मेरी अंतरात्मा बना दो, तुम्हारे जैसा जोश मेरे अंदर भी भर दो। ये रिक्वेस्ट कर रहा है। बी दाउ माई स्पिरिट का मतलब है कि जो तुम्हारा जोश है, तुम्हारे जैसा जोश, तुम्हारे जैसा संगीत मेरे अंदर भी भर दो। इम्पेटियस वन, इम्पेटियस क्या रहता है, अनकंट्रोलेबल वन। इम्पेटियस कहा गया है अनकंट्रोलेबल वन, कि तुम अनियंत्रित हो, मुझे भी उतनी अनियंत्रित बना दो कि मैं जो अपने विचार हैं बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी कंट्रोल के लोगों के सामने रख सकूं। मुझ पर बहुत से विचार ऐसे हैं जिन पर अंकुश लगाए गए हैं,
बोलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, उन विचारों को मैं दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, मेरे जो मृत विचार हैं, रूढ़िवादी विचार हैं, पुराने विचार हैं, उनको अपने साथ उड़ा कर ले जाओ। मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादी विचार मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, पुरानी परंपराओं को ख़त्म करना चाहता हूँ। लाइक वीदर लिव टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जैसे कि मुरझाई हुई पत्तियाँ तुम्हारे साथ उड़ जाती हैं, और वो इसलिए जाती हैं क्योंकि उनका नया जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर फर्स्ट कैंटो में किया था। तो अगर मेरे मृत विचार खत्म हो जाएंगे तो मेरे अंदर नए विचारों का जन्म होगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अंदर नए विचार उत्पन्न हों। एंड बाय द इनकंटेंशन ऑफ दिस वर्ड्स, इनकंटेंशन होता है जैसे उच्चारण करते हैं, मंत्र होते हैं किसी, तो जिस तरीके से ये मैंने वर्स लिखा है, ये जो पोएम मैंने लिखी है, उसके उच्चारण से जो इसमें शब्द लिखे गए हैं, स्कैटर एज फ्रॉम एन अनडिस्टिंग्विश्ड अर्थ, इस कविता में लिखे गए विचारों को ऐसे बिखेर दो जैसे कि अनडिस्टिंग्विश्ड हर्थ, हर्थ का मतलब होता है चूल्हा जिसमें अग्नि जलाते हैं, उस चूल्हे की अग्नि के समान, अंगारों के समान, उस राख के समान। स्पार्क्स अंगारों के लिए आया, एशेस राख के समान आया। तो मेरी कविता को इस दुनिया में ऐसे स्कैटर कर दो, ऐसे बिखेर दो जैसे कभी ना बुझने वाले चूल्हे के अंगारे हों। कि अनडिस्टिंग्विश अर्थ का मतलब ये है कि जिसके अंगारे कभी शांत ना हो। जो मेरे विचार है पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को बताओ ताकि लोग जाग सकें। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, मेरे शब्दों को मानवता के बीच पहुंचा दो, बिखेर दो। बी दाउ माई लिप्स, तुम मेरे होठ बन जाओ। तुम्हारे माध्यम से जैसे हवा है अनियंत्रित कहीं भी जा सकती है, दूर दूर तक लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकती है, तो मैं भी अपनी पोएम के माध्यम से, अपनी इस कविता के इस वर्ष के माध्यम से क्या है, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तुम मेरे होठ बन जाओ टू अनअवकन अर्थ, इस दुनिया के जो लोग हैं, इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सोए हुए हैं, मैं उनको जगाना चाहता हूँ। अनअवकन हैं, उनको मैं जगाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उन होठों की ज़रूरत है जो उनको जगा सकें। तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए मेरे होठ बन जाओ ताकि मैं अपने विचारों को लोगों तक पहुँचा सकूँ। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी ऑफ विंड, जैसे भविष्यवाणी, प्रोफेसी होती है भविष्यवाणी करना, ट्रम्पेट होता है एक ढोल वगैरह बजाकर भविष्यवाणी कर देना कि ये होने वाला है। तो मुझे भी ऐसा बना दो कि मैं समय से पहले लोगों को जगा सकूं, उनको भविष्यवाणी कर सकूं, बता सकूं। ओ विंड, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर सर्दी आती है तो स्प्रिंग सीजन भी पीछे नहीं रहता, अगर पतझड़ आती है तो बसंत ऋतु भी आती है। कहने का मतलब अगर इस दुनिया में बुराइयां आई हैं तो अच्छाइयां भी पीछे नहीं रहेंगी, वो भी आएंगी। बुराइयां खत्म हो जाएंगी, पतझड़ का सीज़न खत्म हो जाएगा तो ही बसंत ऋतु आएगी, तो बुराइयां खत्म हो जाएंगी तभी अच्छाइयां आएंगी। पुराने मृत विचार अगर खत्म हो जाएंगे तभी नए विचारों का जन्म होगा। एक तरह का पुनर्जागरण जिसको कह सकते हैं। पुराने विचारों को, पुरानी मान्यताओं को समाप्त करके एक नई विचारधारा रोमांटिसिज्म को स्टार्ट करना चाहता है, लोगों को जागृत करना चाहता है। इसलिए पोइट ने रिक्वेस्ट की है वेस्ट विंड से कि जिस तरीके से तुम अनकंट्रोलेबल हो, मुझे भी उतना स्वतंत्र बना दो ताकि मैं भी लोगों के बीच अपने विचारों को पहुंचा सकूं, उनको जगा सकूं जो नींद में सोए हुए हैं। तो ये था हमारा कैंटो 5। उम्मीद है आपको ये पोएम समझ आई होगी। देखिए थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छी पोएम है। तो नेक्स्ट पोएम में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।